Hello friends, welcome to all of you once again. Today I am going to continue that AFO series, and this will contain only 20 questions, and these questions are very important for AFO exams. So let's start. First question is वाटर रिक्वायरमेंट फॉर शुगर कैन क्रॉप. जो शुगर कैन क्रॉप होता है उसका वाटर रिक्वायरमेंट कितना होता है. तो वाटर रिक्वायरमेंट मीन्स फ्रॉम बिगनिंग टू टिल हार्वेस्टिंग में जितना भी वाटर का यूज होता है, चाहे वो वाटर आर्टिफिशियल हो या फिर रेनफॉल के थ्रू हो, जैसे भी हो, उसको वाटर रिक्वायरमेंट फॉर ए क्रॉप बोला जाता है. तो शुगर कैन के लिए कौन कितना वाटर चाहिए और इसका क्रिटिकल स्टेज, जैसे कि हम बता दें, क्रिटिकल स्टेज जो होता है वो फॉर्मेटिव स्टेज होता है, जो 120 से 140 दिन के बीच में होता है. और शुगर कैन 12 महीना के लिए, 1 ईयर के लिए भी होता है, 15 महीना और 18 महीना, 1.5 ईयर के लिए भी होता है. सो वाटर रिक्वायरमेंट कितना होता है शुगर कैन का. सो वाटर रिक्वायरमेंट शुगर कैन का होता है. सो वाटर रिक्वायरमेंट जो होता है वो टोटल 1500 से 2500 mm रिक्वायर्ड होता है. सो वाटर रिक्वायरमेंट फॉर शुगर कैन क्रॉप इज 1500 to 2500 mm. सो यू नो कि उसका शुगर कैन का और कुछ पॉइंट्स अगर बारे में जानना चाहें तो, जैसे कि शुगर कैन क्रॉप जो होता है उसका ब्रिक्स मैच्योरिटी के लिए जो ब्रिक्स एक वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो 16 से 18% होना चाहिए. ठीक है, तो उसका जो ब्रिक्स वैल्यू होता है 16 से 18% अगर हो जाता है तो समझते हैं कि वो मैच्योर हो गया है. और इसका इन्फ्लोरेसेंस को एरो बोलते हैं. ठीक है, एरो बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. सनफ्लावर इज ए इंडिकेटर ऑफ विच एलिमेंट डिफिशियंसी. सो हम न्यूट्रिएंट टॉपिक में भी इंडिकेटर प्लांट्स के बारे में बता देते हैं, जिसे बताए थे पूरा कि हर क्रॉप का कैसे उसका इंडिकेटर. अगर सपोज किसी सॉइल में कोई कोई क्रॉप अगर अच्छा से ग्रो कर रहा है तो वो इंडिकेट करता है कि उस सॉइल में वो एलिमेंट का अवेलेबिलिटी पर्याप्त मात्रा में है. ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन है कि सनफ्लावर जो इंडिकेट करता है, इंडिकेटर होता है वो मतलब वो किससे रिलेटेड, कुछ एलिमेंट के डिफिशियंसी से रिलेट करता है. तो सनफ्लावर इज वो बोरोन डिफिशियंसी. ठीक है, अगर सनफ्लावर किसी सॉइल में अगर इथी होता है तो समझते हैं कि वो बोरोन का डिफिशियंसी हुआ होता है, क्योंकि इंडिकेटर बोरोन के होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन जीरो टिलेज विच टिलेज इज कम्प्लीटली अवॉइडेड. सो जीरो टिलेज में कौन सा टिलेज कम्प्लीटली उसको करते ही नहीं है. तो जीरो टिलेज में नाम से ही प्रतीत होता है कि ऐसा ऐसा मतलब क्रॉप प्रोटेक्शन में ऐसे टिलेज का प्रोसेस करते हैं जिसमें कि जीरो न के बराबर टिलेज ऑपरेशन होता है. जैसे कि हमको टिलेज में प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज होता है ना, तो उसमें से जो जीरो टिलेज होता है उसमें कौन सा टिलेज कम्प्लीटली अवॉइड किया जाता है. सो राइट आंसर इज प्राइमरी टिलेज. प्राइमरी टिलेज में क्या आते हैं, तो प्लॉव आते हैं, जैसे कि एमबी प्लॉव होता है. ठीक है, सो जीरो टिलेज में प्राइमरी टिलेज को नहीं किया जाता है, डायरेक्ट सेकेंडरी टिलेज किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओरिजिन ऑफ मेज एंड टोबैको क्रॉप. जो टोबैको और वो मेज क्रॉप होता है उसका ओरिजिन कहाँ हुआ है. तो इन विच कंट्री ओरिजिन ऑफ मेज एंड टोबैको टेक्स प्लेस. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मैक्सिको. मैक्सिको में ही मेज और टोबैको का ओरिजिन प्लेस है. सो मैक्सिको इज द ओरिजिन प्लेस फॉर मेज एंड टोबैको क्रॉप. नेक्स्ट क्वेश्चन. इकोनॉमिक पार्ट ऑफ अश्वगंधा. जो अश्वगंधा अभी मार्केट में भी मिलता है, तो जो अश्वगंधा होता है वो उसका कौन सा पार्ट इकोनॉमिक पार्ट होता है. ठीक है, ये मेडिसिनल क्रॉप से क्वेश्चन है लाए लिए हैं. सो अश्वगंधा का इकोनॉमिक पार्ट क्या है. रूट, वेदर इट इज रूट, स्टेम, लीव, फ्रूट, फ्लावर, वाट. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज that is the root, because root is the economic part of ashwagandha. Okay, next question. इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस इज पब्लिश्ड बाय. जो इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस होता है वो पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है. वेदर ये ICAR के थ्रू किया जाता है कि IVR, NDRI क्या क्या है.
सो इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस इज पब्लिश्ड बाय ICAR, ठीक है। सो इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस इज पब्लिश्ड बाय ICAR कब बना था? तो 16 जुलाई 1929 ईस्वी में, ठीक है, 16 जुलाई 1929 में। और ये जो अपना गोल्डन जुबली ईयर 50 साल के बाद जो मनाया था, तो वो एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, लैंड टू लैब प्रोग्राम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लैंड टू लैब प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनफॉल ऑफ ड्राई लैंड फार्मिंग इज लेस देन। जो ड्राई लैंड फार्मिंग में जो खेती किया जाता है, वो जो ड्राई लैंड फार्मिंग है, तो उसका रेनफॉल का कितना वैल्यू होता है, ठीक है। सो रेनफॉल ऑफ ड्राई लैंड फार्मिंग इज लेस देन 800 mm। अगर सपोज कहीं 800 mm से कम बारिश हो रहा है, तो समझिए वो ड्राई लैंड के क्राइटेरिया में आता है, ठीक है। तो रेनफॉल ऑफ ड्राई लैंड फार्मिंग इज लेस देन 800 mm। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉट इज ए सिचुएशन where there is a less than what percentage rainfall in a given एरिया। मतलब जो ड्रॉट होता है, किसी एरिया को हम ड्रॉट एरिया कब बोलेंगे? जब वहाँ पे बारिश कम होगी, लेकिन वो कितना प्रतिशत पिछले साल की तुलना में कितना प्रतिशत कम बारिश होगी, तो उसको हम लोग ड्रॉट के क्राइटेरिया में रखेंगे। कितना परसेंट कम होने से हम लोग बोलेंगे कि इस एरिया में ड्रॉट है, तो डेट इज 75%, ठीक है। तो ड्रॉट इज ए सिचुएशन वेयर देयर इज ए लेस देन 75% रेनफॉल इन ए गिवन एरिया। अगर किसी क्षेत्र में 75% से कम बारिश हो रही है, तो उस एरिया को हम लोग ड्रॉट की कंडीशन में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज यूज फॉर मेजरिंग द ट्रांसपीरेशन। जो प्लांट में ट्रांसपीरेशन होता है, उसको मेजरमेंट करने के लिए क्या यूज किया जाता है? व्हाट इज यूज फॉर मेजरिंग द ट्रांसपीरेशन? So there is always confusion between potometer and porometer, okay, because potometer and porometer. So for me, जब हमको याद करना होता है, तो इसमें हम यही देखते हैं कि ट्रांसपीरेशन में टी है, टी वर्ड। सो पोटोमीटर, बिकॉज पोटो में भी टी है, ठीक है। तो पोटोमीटर में टी है और ट्रांसपीरेशन में टी है, तो टी कॉमन है, इसीलिए हम उसे याद किए। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में इतना प्रेशर होता है, तो कन्फ्यूजन भी ज़्यादा होता है, ठीक है। सो थोड़ा थोड़ा टिम्पल आप अपने भाषा में भी कुछ भी याद करें, मतलब फार्मूला या ट्रिक जो भी समझ के याद करें वो अच्छा है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए, तो ट्रांसपीरेशन सॉरी इस पोटोमीटर, ओके। सो उसी तरह फोटोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग द ट्रांसपीरेशन, और जो पोरोमीटर होता है वो एस्टोमेटल ओपनिंग को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरी इज ड्यू टू। जो बेरी डिजीज होता है वो किस विटामिन के कारण होता है, ठीक है। तो कौन सा विटामिन है? तो बेरी जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम थियामिन, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड सॉइल इज रिक्लेम बाई। जो एसिड सॉइल है, उसको एसिडिटी को कम करने के लिए क्या चीज़ का यूज किया जाता है? जो एसिड सॉइल जिसका pH लेस देन 7 होता है, और न्यूट्रल को 7 और अपर बेस, ओके। सो एसिड सॉइल होता है, उसको रिक्लेम करने के लिए कौन सा केमिकल का यूज किया जाता है? तो एसिड सॉइल को कम करने के लिए लाइम का यूज किया जाता है। लाइम क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो चूना होता है, ठीक है, CaCO3। सो कैल्शियम कार्बोनेट को यूज किया जाता है एसिड सॉइल को रिक्लेमेंट करने के लिए, ठीक है। और बेसिक सॉइल के लिए क्या यूज करते हैं? जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉप वाटर इफिशियंसी इज द रेशियो। क्रॉप वाटर इफिशियंसी इज द रेशियो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आता है इसमें। सो क्रॉप वाटर इफिशियंसी इज द रेशियो, किसके अनुपात को हम लोग क्रॉप वाटर इफिशियंसी बोलते हैं? तो क्रॉप वाटर इफिशियंसी इज द रेशियो ऑफ यील्ड एंड इवेपोट्रांसपीरेशन। कितना यील्ड हुआ और कितना इवेपोट्रांसपीरेशन हुआ, ठीक है। तो इवेपोट्रांसपीरेशन में क्या आता है?
सो इवेपोट्रांसपिरेशन को मेजर करने के लिए कौन सा यंत्र का यूज किया जाता है? व्हाट इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ इवेपोट्रांसपिरेशन? तो लाइसीमीटर, रिमेंबर, ओके। लाइसीमीटर इज यूज फॉर इवेपोट्रांसपिरेशन, so it is very important. So crop water efficiency is the ratio of yield and evapotranspiration. Next question, how many agroclimatic zone and agroecological zone? This is very confusing, okay. agroclimatic zone and agroecological zone, कितना एग्रोक्लाइमेटिक जोन है और कितना इकोलॉजी जोन है हमारे देश में, कितना एग्रोक्लाइमेटिक जोन है और कितना इकोलॉजिकल जोन है? तो एग्रोक्लाइमेटिक जोन जो 15 है टोटल, जब हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे एग्रोमेट्रोलॉजी में तो वहाँ पे सारी बातें को, क्लाइमेटिक जोन, एग्रो-इकोलॉजिकल जोन कौन से हैं, कहाँ है, सारा चीज़ को हम लोग वहाँ पे देखेंगे। पर अभी प्रेजेंट के लिए टोटल एग्रोक्लाइमेटिक जोन होते हैं वो 15 होते हैं। 15 इज द टोटल एग्रोक्लाइमेटिक जोन, और एग्री इकोलॉजिकल जोन जो होते हैं वो 20 होते हैं। सो टोटल एग्री इकोलॉजिकल जोन सा 20 और एग्रोक्लाइमेटिक जोन इज 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैट नर्सरी इज रिलेटेड विथ विच क्रॉप? जो मैट नर्सरी होता है, नर्सरी क्या होता है कि वो छोटा सा एरिया होता है जिसमें हम लोग, जैसे कि सीड है तो हम लोग अगर कोई ट्रांसप्लांटिंग करने जाते हैं तो पहले सीड को छोटे से एरिया में बहुत हाई डेंसिटी में उसको ग्रो करते हैं। जब कुछ समय के लिए जो बड़ा हो जाता है तो उसको लेते हैं नर्सरी से और मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो जैसे कि राइस क्रॉप में टू में नर्सरी एरिया कितना होना चाहिए? 1/10 एरिया, ओके। तो 1/10 नॉर्मल जो होता है वो होता है। सो मैट नर्सरी इज रिलेटेड विथ विच क्रॉप? सो मैट नर्सरी रिलेटेड विथ राइस क्रॉप मैट नर्सरी, ठीक है। तो मैट नर्सरी इज रिलेटेड विथ राइस क्रॉप। इसमें मैट नर्सरी बहुत सारे के नर्सरी भी होते हैं, वीट भी होता है राइस में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट वेट ऑफ फाइलेरिस माइनर। ये फाइलेरिस माइनर वीट क्रॉप का है क्योंकि उसके साथ वो ग्रो करता है, और वेजिटेटिव ग्रोथ में एक ऐसा वीट है कि उसमें डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल है, जब तक कि वो फ्लावरिंग के टाइम पे है उसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है, ठीक है। सो टेस्ट वेट ऑफ फाइलेरिस माइनर कितना होता है? तो 2 ग्राम होता है, 2 ग्राम होता है। तो टेस्ट वेट कितना होता है? तो वेट ऑफ 1000 सीड, 1000 सीड का वेट को ही टेस्ट वेट बोलते हैं। और सीड इंडेक्स 100 सीड की वेट को सीड इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट वेट पूछा गया है तो वो 2 ग्राम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज रिलेटेड विथ लग्जरियस कंजम्पशन? कौन सा एलिमेंट है जो लग्जरियस कंजम्पशन के लिए जाना जाता है? वेदर इट इज नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटेशियम? सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पोटेशियम, बिकॉज पोटेशियम इज नोन एज लग्जरियस कंजप्शन, उसको हेवी डोज चाहिए। पोटेशियम का डिजीज रेसिस्टेंट, पोटेशियम हेल्प करता है डिजीज रेसिस्टेंट में। और दूसरा, और इससे और पोटेशियम एलिमेंट से और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये इसेंशियल एलिमेंट के अंतर्गत आता है। तो इसेंशियल एलिमेंट किसको बोलते हैं, उसका क्या क्राइटेरिया होता है? तो उसका 3 क्राइटेरिया होता है। हम पहले भी न्यूट्रिएंट क्लास में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि क्योंकि अगर इसके डायरेक्टली मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है पहला कैटेगरी, इसकी कमी कोई दूसरा एलिमेंट पूरा नहीं कर सकता है, और इसके बिना प्लांट कभी अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर ही नहीं सकता है। तो ये इसेंशियल एलिमेंट का 3 क्राइटेरिया बता दिए। तो पोटेशियम इसेंशियल एलिमेंट हो गया। दूसरा, पोटेशियम कम्स अंडर प्राइमरी न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, दिस 3 एलिमेंट्स कम्स अंडर प्राइमरी न्यूट्रिएंट, ओके। और फील्ड में इसको फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है। ज़्यादा 2 फॉर्म में पोटेशियम का फार्मर्स यूज करते हैं, पोटेशियम सल्फेट या पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। तो एक में 58% होता है, एक में 60% पोटेशियम पाया जाता है। तो पोटेशियम क्लोराइड जो पोटेशियम म्यूरेट्स KCl होता है, वो कुछ क्रॉप के में यूज नहीं किया जाता है क्योंकि उसका क्लोराइड, पोटेशियम में क्लोरीन जो होता है वो क्लोराइड फॉर्म अफेक्ट करता है, ठीक है। और 2 फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट,
इंटरवेनल क्लोरोसिस इसी कारण होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा होता है जो पोटेशियम डिजीज रेसिस्टेंट में। और दूसरा क्या था, ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट हो गया डिजीज रेसिस्टेंट। और जो प्लांट का लीफ का स्टोमाटा ओपनिंग और क्लोजिंग जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो पोटेशियम का कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है फिजियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पोटेशियम वहाँ प्लांट के स्टोमाटा ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ये इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। और डिजीज रेसिस्टेंट। और एक और एलिमेंट जनरली हम लोग देखते हैं कि शुगर का जो मूवमेंट होता है वो बोरोन का होता है, लेकिन शुगर के क्रॉप में जो शुगर उसमें पोटेशियम का शुगर का मूवमेंट में हेल्प इम्पोर्टेंट है, ठीक है पोटेशियम। और भी बहुत सारा है। तो पोटेशियम का फंक्शन, डिफिशियंसी और सिम्टम सब देखने के लिए आप मेरे चैनल में एक न्यूट्रिएंट करके एक टॉपिक डाले हैं, वहाँ पे आप सारा एलिमेंट जो 17 एलिमेंट होते हैं उसका सारा फंक्शन और उसके सिम्टम्स, डिफिशियंसी सब आप वहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमिनो एसिड इज सेक्रेटेड इन सीवियर ड्रॉट। अगर कोई सीवियर ड्रॉट आता है, ड्रॉट का डिफिनेशन भी बोला कि इस एरिया में 70% कम बारिश हुआ, उसको ड्रॉट एरिया बोलते हैं। अगर तो उस ड्रॉट एरिया में कौन सा एलिमेंट कौन सा एमिनो एसिड प्रोड्यूस करता है प्लांट, क्योंकि सर्वाइवल मैकेनिज्म है। तो एमिनो एसिड है वो प्रोलीन होता है। जो प्रोलीन होता है वो ड्रॉट कंडीशन में प्रोड्यूस होता है प्लांट में, क्योंकि उसको हेल्प करता है सर्वाइव करने के लिए। और प्रोलीन के लिए एक और टर्म याद होता है कि ये एमिनो एसिड के जो इसको अमीनो एसिड बोलते हैं, ठीक है, अमीनो एसिड। आई विल डिस्कस अबाउट ऑल दोज थिंग्स व्हेन आई विल टॉक अबाउट बायोकेमिस्ट्री क्लासेस। ओके, फॉर नाउ you have to only remember that कि प्रोलीन इज ए अमीनो एसिड and it is secreted by plant during the severe drought condition। और अमीनो एसिड टोटल 20 अमीनो एसिड होते हैं, इसमें से कुछ इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, कुछ नॉन इसेंशियल एलिमेंट होते हैं। तो इसेंशियल एलिमेंट होता है जो बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता है, उसको आउटसोर्स के थ्रू लिया जाता है। और इसेंशियल नॉन इसेंशियल जो बॉडी में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल एमिनो एसिड्स आर कायरल इन नेचर। कायरल नेचर क्या होता है, जो कार्बन होता है वो कार्बन के अगर चारों उसका चारों अगर उससे जो जुड़े होते हैं, अगर चारों डिफरेंट हो रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कायरल। लेकिन ग्लाइसिन एक ऐसा अमीनो एसिड होता है जिसमें 2 हाइड्रोजन हो जाते हैं, चारों अलग अलग डिफरेंट ग्रुप नहीं जुड़ पाते हैं, इसीलिए ग्लाइसिन एक नॉन कायरल एमिनो एसिड है। रेस्ट except glycine all amino acids are chiral in nature। All those things, amino acid positive या negative, like negative amino acid, glutamic acid and acidic acid, all those things we'll discuss there। Okay, for now you have to only remember that कि proline is secreted during severe drought condition। Next question, which method of irrigation is suitable for undulating area। Suppose some places are hilly, there is variation, slopes are high, low, there is no flat, is undulating like hilly area। So ये कौन सा इरिगेशन सिस्टम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने सुटेबल होता है अनडुलेटिंग एरिया के लिए, वेदर इट इज फ्लड मेथड, चेक बेसिन मेथड, रिंग मेथड या स्प्रिंकलर या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। कौन सा इरिगेशन सिस्टम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अनडुलेटिंग एरिया के लिए। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है कि इस वाटर के सोर्स से हम लोग पाइप के थ्रू रख देते हैं और फिर वो नोजल होता है, उसके थ्रू हम लोग इजीली हम लोग अनडुलेटिंग सरफेस में इरिगेशन पहुंचा सकते हैं, ठीक है। फ्लड और बाकी ड्रिप इरिगेशन भी तो बहुत कॉस्टली होगा और हिली एरिया या अनडुलेटिंग एरिया के लिए वो सूटेबल नहीं होगा, बिकॉज वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई हो जाएगा, रिटर्न बीसी रेशियो बहुत कम हो जाएगा, इसीलिए स्प्रिंकलर सिस्टम सूटेबल होता है अनडुलेटिंग सरफेस एरिया का। और स्प्रिंकलर सिस्टम का जो वाटर इफिशियंसी कितना होता है 80 to 85%, और ड्रिप इरिगेशन का कितना होता है to 95%। और ड्रिप इरिगेशन कौन इन्वेंट किया था, वो तो सिंचा ब्लास, वो किस देश का बिलोंग से करता था, तो वो इंजीनियरिंग था कहाँ का, इजराइल का, ठीक है।
All those things also we'll discuss in broad when we'll discuss about irrigation system. Here we'll discuss all type of irrigation system, their components, water efficiency, फर्टिगेशन. फर्टिगेशन क्या होता है? तो फर्टिगेशन होता है कि फर्टिलाइज़र को भी हम लोग इरिगेशन के थ्रू, वाटर के थ्रू उसको घोल के मिक्स करके और उसको यूज किया जाता है क्रॉप में. तो हम लोग को बाहर से एक्सटर्नली हम लोग को फर्टिलाइज़र नहीं दिया जाता है, क्योंकि उसको पहले ही सोल्यूशन में, वाटर में उसको घोल दी बना के, सोल्यूशन बना के और इरिगेशन के साथ उसको फील्ड में अप्लाई कर दिया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सल्फर कंटेंट इन एसएसपी. एसएसपी क्या होता है? सिंगल सुपर फास्फेट. जो सिंगल सुपर फास्फेट फर्टिलाइजर होता है उसमें सल्फर कंटेंट कितना होता है? तो सल्फर कंटेंट उसमें होता है 12%. सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. एसएसपी फर्टिलाइजर वी अप्लाइड एज पर ए फास्फोरस कंपोनेंट, बट फास्फोटिक फर्टिलाइजर में हम एसएसपी यूज करते हैं, लेकिन सल्फर जो सेकेंडरी एलिमेंट होता है, और सल्फर एलिमेंट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्यूनो एसिड. ओके, तो इम्यूनो एसिड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो समटाइम्स दे यूज्ड टू आस्क कि व्हाट इज द कंटेंट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ sulfur in SSP fertilizer. So that is the 12%. Next question, total number of sustainable development goal. Sustainable development goal जो UN का एक बेहद बड़ा बृहद प्रोग्राम है, तो उसमें कितना टोटल नंबर ऑफ गोल्स हैं? तो टोटल है वो 17 है. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे. सो if this channel is good, if you think this channel is some informative for you as a point of different types of exams, so kindly please and humble request to you, please like, share and subscribe. Thank you so much.